छात्रों, इस भाग में हम विद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम गैल्वेनी सेल या बोल्टी सेल भी कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। इसको लुइगी गैल्वेनी और अलेक्जेंडर बोल्टा ने आविष्कार किया था, इसलिए इनके नाम पर इसको हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहते हैं। इन सेलों में स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स क्रियाएँ होती हैं। इनमें स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जैसा पिछले भाग में आपने पढ़ा है कि विद्युत धारा बहने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। अब हम गैल्वेनी सेल की संरचना देखेंगे। इसमें जब प्रारंभ में गैल्वेनी सेल बनाया गया तो इनमें दो अलग अलग बर्तन हैं। इनमें विद्युत अवघट रखा गया और उसी धातु का इलेक्ट्रोड रखा गया, यानी उसी धातु की एक पत्ती रखी गई। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक जिंक की पत्ती है और इसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया गया है। और दूसरी तरफ दाहिनी ओर एक कॉपर यानी तांबे की पत्ती है और उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया है। और इसको एक तार के माध्यम से इन दोनों छड़ों को जोड़ दिया गया है और बीच में एक वोल्टमीटर लगा दिया गया है। वोल्टमीटर इसके लिए लगाया गया है कि बता देगा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें इन दोनों पात्रों को जोड़ने के लिए एक उल्टी यूनली लगी हुई है। इसमें जिलेटिन या एगर एगर सॉल्यूशन में घुला हुआ पोटेशियम क्लोराइड भरा हुआ है, जो अर्ध ठोस है। इसमें पोटेशियम क्लोराइड की जगह पे कोई और प्रबल विद्युत अवघट भी लिया जा सकता है। तो जैसे ही जिंक की जो पत्ती है विलयन में घुली हुई जिंक सल्फेट के जिंक आयन के संपर्क में आती है, वैसे ही जिंक धातु में से जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन में बदलने लगते हैं। यानी इसमें एक प्रवृत्ति होती है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है। तो इसमें ये ऑक्सीकरण क्रिया इस पहले पात्र में होती है। इस पात्र को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो जैसे ही जो जिंक आयन बदलती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस पत्ती की सहायता से इस तार में से होकर के और कॉपर की पत्ती तक जाने लगते हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो यहाँ पे धारा प्राप्त होने लगती है। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड यानी कॉपर के इलेक्ट्रोड पर पहुँचते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ये कॉपर की पत्ती ऋणावेशित होती है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं तो विलयन में उपस्थित कॉपर प्लस आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ठोस में बदल जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और एक पत्ती पे चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें जहाँ पे ऑक्सीकरण होता है उसको हम एनोड कहते हैं, यानी जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। जहाँ पे धातु डिपॉजिट होती है यानी धातु उदासीन होती है वो कैथोड कहलाता है, और जहाँ पे धातु आयनित होती है वो एनोड कहलाता है। अब
आप देखें लवण सेतु का कार्य क्या है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा जिंक, तो यहाँ पे जिंक के बहुत सारे आयन उपस्थित हो जाएंगी। एनोड के पास बहुत सारे जिंक आयन जमा होते जाएंगे और दूसरी तरफ कैथोड पर कॉपर के जो आयन है वो उदासीन हो रहे हैं, तो सल्फेट आयन बचेंगे, तो इसके आसपास सल्फेट आयन जमा होने लगेंगी और ऐसी चलते तो कुछ देर में ये इस अभिक्रिया में अवरोध उत्पन्न करने लगेंगे, क्योंकि जब यहाँ जिंक के एनोड की चारों तरफ जिंक आयन हो जाएंगे तो फिर दूसरे अणुओं के आयन में दिक्कत हो जाएगी और इसी तरह यहाँ सल्फेट आयन घेर लेंगे तो यहाँ भी क्रिया रुक जाएगी। इससे बचने के लिए ही लवण सेतु नामक युक्ति लगाई गई है। इसकी काम है, पहला तो एक परिपथ को पूर्ण करती है जिससे लगातार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यानी आवेश का प्रवाह बना रहे। इसमें जो KCl होता है यानी पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन है यहाँ पे, तो जो धनायन होते हैं यानी पोटेशियम आयन ये कैथोड की ओर चले जाते हैं जहाँ पे सल्फेट आयन अधिक मात्रा में, तो ये जैसे कैथोड पे आते हैं सल्फेट आयन से क्रिया करके इसको उदासीन कर देते हैं और विलयन की उदासीनता बनी रहती है। दूसरा क्लोराइड आयन या जो ऋण आयन है वो एनोड की ओर आते हैं, वो यहाँ पे उपस्थित धनायनों को उदासीन कर देते हैं। इस तरह से विलयन उदासीन बना रहता है। तो लवण सेतु के प्रमुख कार्य क्या हो गए, एक तो परिपथ को पूर्ण करता है, दूसरा एनोड से कैथोड की ओर पोटेशियम आयन तथा कैथोड से एनोड की ओर क्लोराइड आयन प्रवाहित होते हैं जो कैथोड पर जमा सल्फेट को उदासीन करता है, तथा क्लोरीन एनोड के पास जमा जिंक आयनों को उदासीन करते हैं और वहाँ से हटा देते हैं। इस तरह से ये इस क्रिया को सतत चलाने में सहायक होता है।